सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उसने सिर्फ फाइट्स नहीं जीती, दोस्तों का ट्रस्ट जीता और एक बेटी तक उसके पिता का अंतिम पैगाम भी पहुंचा दिया। जिनने ब्याम जैसे पावर हाउस को स्ट्रैटेजी से हराया, मसल मैन जैसे ठग को साइलेंस कर दिया और एक स्टेज्ड कार एक्सीडेंट में जीए की जान बचाई। लेकिन उसके हर काम जवाब के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। फ्लैशबैक्स ने दिखाया जिन सिर्फ एक लड़ने वाला सोल्जर नहीं, एक इमोशनल मैसेंजर भी है। योना को अपने पिता का लास्ट मैसेज मिल गया, पर जिन के लिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। जब वो लोग ओवरसीज डिप्लॉय हुए थे, जिन ने उनको एक डेंजरस सिचुएशन से निकाला। कांग कहता है कि बिना जिन के वो लोग वापस जिंदा नहीं आ पाते। ग्रैंडपा फिर मेजर कांग को लंच के लिए इनवाइट करता है, बोलता है कि नून होने वाला है। मेजर कांग खुशी से अग्री करता है और जब वो फ्रूट्स खा रहा होता है तो एक छोटी लड़की से पूछता है, क्या तुम जिन की सिस्टर हो? थोड़ी पैनिक करती है लेकिन तुरंत हाँ कह देती है। कांग उसको वार्म स्माइल देता है और कहता है कि अगर वो जिन की छोटी सिस्टर है तो वो उसकी भी छोटी सिस्टर जैसी है। वो मजाक में बोलता है कि अब उस लड़की के पास 2 स्टाइलिश ब्रोज है जिनके साथ वो हैंग आउट कर सकती है। कितना कूल है ना। वो छोटी लड़की थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है लेकिन फिर भी एक पोलाइट जवाब देती है, क्योंकि वो सिर्फ साल की है जो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही है कर्टियस रहने की। जब 1 साल का आदमी थोड़ा ज्यादा ही हिप बनने की कोशिश कर रहा है। जब नून का टाइम होता है, टेबल पूरी तरह से फूड से लोडेड होती है। सब ग्रैंडपा के हाई पेइंग सिक्योरिटी गुआ। मेजर कांग बड़े एक्साइटमेंट के साथ फूड में घुस जाता है। इतना फास्ट खाता है कि ग्रैंडपा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसको बोलता है कि इतना रश करने की जरूरत नहीं है। मेजर कांग माफी मांगता है और समझाता है कि वो बस बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसको याद ही नहीं कि लास्ट टाइम कब उसने ऐसे घर का कुक्ड मील खाया था। ग्रैंडपा पूछता है कि क्या कांग की माँ अब उसके साथ नहीं है। कांग रिप्लाई करता है कि वो जिंदा है लेकिन कुकिंग में अच्छी नहीं है। वो और उसका फादर यूजुअली बाहर ही खाते हैं ताकि उन्हें फेक तरीके से उसके खाने को एंजॉय दिखाना ना पड़े। कांग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मिलिट्री का मेस हॉल उसके लिए सबसे अच्छी चीज थी और वो मानता है कि ये थोड़ा ट्रैजिक लगता है। ग्रैंडपा और वो लड़की ऑकवर्ड सी स्माइल देते हैं, जबकि जिन क्वाइटली अपना खाना खाता रहता है जैसे हमेशा एक अच्छा लड़का होता है। नेक्स्ट सीन में जिन और मेजर कांग बाहर हैंग आउट कर रहे होते हैं। कांग खुशी जाता है जिन से मिलकर और कहता है कि दूसरे बॉयज भी उसको याद करते हैं। जिन के दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं जहां उसके जूनियर्स उसके साथ काइंड होते हैं और एक जेन्युइन स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर वो अपने सीनियर से पूछता है कि अचानक यहाँ क्यों आए। कांग बताता है कि वो किसी काम के सिलसिले में बाहर था और सोचा कुछ दिन की छुट्टी मिलने के बाद अपने जूनियर से मिलता चलूं। वो ये देखकर खुश है कि ग्रैंडपा और जिन की छोटी सिस्टर इतने अच्छे हैं। जिन भी स्माइल करता है सुनकर और कांग भी सेम एनर्जी के साथ स्माइल करता है। जब सीनियर उठता है जाने के लिए, जिन पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी जा रहा है। कांग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि अब काफी लेट हो गया है। कांग और कहता है कि वो भी चाहता है बैठ के बात करे, लेकिन उसको अपनी फियोंसे से मिलने जाना है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सीनियर की एंगेजमेंट हो गई है। कांग कंफर्म करता है और जिन कंफ्यूज रहता है कि क्या जवाब दे। जिन के फ्लैट रिएक्शन को देख के कांग थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और अनोइंग टोन में पूछता है कि क्या जिन जेलस है कि उसका सीनियर फाइनली किसी के साथ सेटल हो गया। जिन तुरंत डिनाई करता है, जबकि कांग बताता है कि ये थोड़ा ट्रेडिशनल अरेंजमेंट था जो उनके पेरेंट्स ने सेट किया। वो ये भी कहता है कि वो एक्चुअली खुश है क्योंकि वो असाइनमेंट्स में इतना बिजी रहता है कि डेटिंग का टाइम ही नहीं मिलता। जाते वक्त कांग जिन से कहता है कि ख्याल रखना। जैसे ही वो जाने लगता है, कांग अचानक रुकता है और जिन को बुलाता है। जिन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और कांग थोड़ा क्रिप्टिक टोन में पूछता है कि क्या उसको वो जवाब मिल गए जो वो ढूंढ रहा था। समझने के लिए सीन फ्लैशबैक में ले जाता है जब जिन ने कांग से पूछा था कि फैमिली का मतलब क्या होता है। तब कांग ने वो क्वेश्चन सुनकर चुप रहना बेटर समझा। प्रेजेंट में जिन कहता है कि उसको अभी भी पूरा समझ नहीं आया कि फैमिली क्या होती है, लेकिन वो अब थोड़ा सेंस करना स्टार्ट कर रहा है। कांग ये सुनकर खुश होता है और जिन को हार्ट फेल्ट गुड बाय देता है। फिर हम वापस SW कॉर्प में जाते हैं, जहां जी अपने विजिटर से माफी मांगती है कि उसको लास्ट मिनट बुलाया
क्योंकि उसके पास और कहीं मिलने का टाइम नहीं था। सबको सरप्राइज होता है जब विजिटर निकलता है मेजर कांग खुद। वो तुरंत रीअश्योरेंस देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो खुद ही उसको रैंडमली बुलाया था और खुश है कि उसने टाइम निकाला। जब जी अपनी सीट पर बैठती है, वो कहती है कि उसने सुना है कांग काफी टाइम से ओवरसीज डिस्पैच्ड है, तो वो काफी बिजी रहता होगा। कांग अपना सिर खुजलाता है और मॉडेस्टली कहता है कि वो उतना बिजी नहीं है जितना वो होगी, वो तो बस इधर उधर भागता रहता है काम का दिखावा करने के लिए। जी उसको मॉडेस्ट ना बनने को कहती है, उसका टाइट शेड्यूल जानकर। कांग थोड़ा शीपिशली स्माइल करता है, जबकि जी सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक मिलिट्री मैन के साथ एंड अप करेगी। वो तो सिर्फ पेरेंट्स के अरेंज करने से मिला था। फिर वो सोचती है कि अब तक वो लोग कितनी बार मिले हैं। कांग रिप्लाई करता है एग्जैक्टली टाइम्स। जी कहती है कि 1 साल से एंगेज्ड होने के बाद ये बार मिलना काफी कम है। तब वो कुछ याद करती है और बोलती है कि उसको एक फेवर चाहिए। कांग तुरंत अलर्ट हो जाता है और कहता है बस बोल दो। तब जी एक फाइल स्लाइड करती है जिसमें एक लड़के का प्रोफाइल होता है और कहती है कि उस लड़के के रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। कांग को एक्चुअली कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जीन के बारे में जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जी कहती है कि ये लड़का योना का क्लासमेट है और पता चला है कि जीन के रिकॉर्ड्स फेक है। वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन अथॉरिटीज अलाउ नहीं कर रहे, इसलिए सोचा कांग से हेल्प ले। कांग पोलाइटली माफी मांगता है और क्लियरली बोलता है कि वो डायरेक्टली बोल रहा है, वो हेल्प नहीं कर सकता। जी थोड़ा शॉक्ड होती है और कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर थोड़ा अनॉयड होके बोलती है कि अगर वो कुछ बताना नहीं चाहता तो इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। बेचारा कांग एंजाइटी और नर्वसनेस में हिल जाता है। क्लियरली वो जी को हर्ट नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद जिन को एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि मेजर कैंग और उसकी टीम जो मिशन पे थी वो अब मिसिंग है। सीन कट होता है जहां मेजर कैंग और उसके सोल्जर्स एयरफुली गन्स के साथ जंगल में मूव कर रहे होते हैं। फिर दूसरी साइड एनिमी सोल्जर्स भी दिखते हैं जो वुड्स में छुपे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर रिपोर्ट देता है कि कैंग और उसकी टीम को टारगेट जोन में पुश कर दिया गया है। उनका बॉस खुश हो जाता है ये सुन के और प्लान बनाता है उनको हंट करने का। वापस जिन के पास वो कॉलर से पूछता है कि क्या मेजर कैंग डेंजर में है। कॉलर कंफर्म करता है कि कैंग वाकई में डेंजर में है। वैसे कॉलर योना का ग्रैंडफादर और SW कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर होता है। उसके अकॉर्डिंग उनकी टीम ने बताया है कि मेजर कैंग और उसकी टीम पे आर्म्ड फोर्सेस ने एम्बुश किया है। अब वो लोग एनिमी के चेस में हैं और कॉम्बैट कर रहे हैं। मिलिट्री उनको वापस लाने की तैयारी में है। डायरेक्टर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करता है क्योंकि उसको पता है कि जिन और कैंग के बीच क्लोज रिलेशनशिप है। जिन तुरंत समझ जाता है कि अगर डायरेक्टर ने उसको कॉल किया है तो इसका मतलब सिचुएशन सीरियस है और सर्वाइवल का चांस लो हो सकता है। ओल्ड मैन अग्री करता है और कहता है कि उसने जिन को कॉल इसलिए किया था ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। जिन चुप रहता है और कॉलर एडवाइस देता है कि कोई इंपल्सिव डिसीजन ना ले और सब कुछ मिलिट्री पर छोड़ दे। वो याद दिलाता है जिन को कि अब उसके पास अपनी फैमिली भी है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। अंत में जिन अग्री करता है और कॉल एंड करता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसके दिमाग में कैंग के साथ गुजारे पल फ्लैश होने लगते हैं, जहां इन्फर्मरी में कैंग बड़े ग्रिन के साथ सोल्जर्स को याद दिलाता है कि उसने पहले ही बोला था जिन कोरियन है और वो वाकई में है। बाकी इंजर्ड सोल्जर्स भी खुशी से अग्री करते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या जिन को वाकई अपनी मेमोरीज वापस आ गई है। एक बार जब जिन अकेला बैठा होता है, मेजर कैंग उसके पास आके कहता है कि टाइम लो और अपने आप को याद करने के लिए फोर्स मत करो। ये सुन के जिन से पूछा गया कि क्या ENU उसका असली नाम है, जो जिन ने कंफर्म किया। एक और पुरानी याद में जिन और उसके कॉलीग्स एक गेम रूम में हैं, जहां वो हर गेम हारते जा रहे हैं। माहौल हल्का फुल्का और थोड़ा होपलेस है क्योंकि वो बार बार हार रहे हैं। एक विविड मेमोरी में मेजर कैंग एक्साइटमेंट में भयाकता हुआ आता है और जिन को बताता है कि उन्होंने उसकी फैमिली ढूंढ ली है। वो बताता है कि जिन का एक ग्रैंडफादर और एक छोटी बहन है। हमारा लड़का चुप रहता है और ज्यादा शॉक नहीं दिखता, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं।
वो सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और खुश होते हैं कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। वापस प्रेजेंट में जिन को मेजर कैंग की न्यूज से थोड़ा सैडनेस फील होता है। वो अपने थॉट्स में गुम है जब डियोन उसको डिनर के लिए बुलाता है और ग्रैंडपा याद दिलाता है कि जल्दी आजा वरना फूड ठंडा है हो जाएगा। जिन फाइनली अपने रूम से बाहर निकलता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। बाकी लोग इसका ऐसा बिहेवियर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो नहीं बैठ रहा। जिन अपने थॉट्स से बाहर आता है और जल्दी से अपनी बहन के पास बैठ जाता है। जब सब सेटल हो जाते हैं तो ग्रैंडपा शेयर करता है कि दूसरे गार्ड्स जेलस होते हैं कि उसके ग्रैंड किड्स उसके साथ खाना खाने आते हैं। टेओन को ये ऑड लगता है और वो अज्यूम करता है कि सभी किड्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते ही होंगे, लेकिन ग्रैंडपा सैडली बताता है कि ऐसा नहीं है। बाकी के ग्रैंड किड्स इतनी बार नहीं आते। डायन प्लेजेंटली सरप्राइज होती है और एक्साइटेडली बोलती है कि वो दोबारा जल्दी लंच बॉक्सेस के साथ आएगी। वहीं जिन का मूड बाकी सबसे थोड़ा अलग है। वो अचानक ग्रैंडपा को बुलाता है और पूछता है कि अगर किसी ने कभी उसकी मदद की थी तो क्या उसकी मदद वापस करना चाहिए। ओल्ड मैन सोचता है और कहता है कि इसका सिंपल आंसर नहीं है, सब डिपेंड करता है कि हेल्प किस नेचर की थी और क्या हम वापस कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिसने मदद की थी उसके पास लूज करने को ज्यादा था और उसने कुछ भी वापस एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ये भी समझाता है कि काइंड डीड की वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता और एक टाइम आएगा जब जिन को भी किसी की काइंडनेस का बदला चुकाना पड़ेगा। अगर हम पूरी हेल्प नहीं कर सकते तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना चाहिए। ग्रैंडपा थोड़ा एम्बैरेस फील करता है अपने दिल से आए शब्दों के बाद और माफी मांगता है अगर उसने ज्यादा बोल दिया। जिन कामली बोलता है कि उसको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया और वो जेन्युइनली खुश है कि उसकी जिंदगी में ग्रैंडपा जैसे लोग आए। ओल्ड मैन थोड़ा अनश्योर होता है कि इतनी तारीफ कहां से आ रही है, लेकिन वो थैंक्स कहता है और बोलता है कि जिन की बातें उसके लिए बहुत मायने रखती है। कभी डियोन नोटिस करता है कि उसका भाई उसको देख रहा है और जिन भी कहता है कि वो खुश है कि उसके पास एक सिस्टर है। डीन एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर डीप ब्लश कर जाती है क्योंकि वो इतनी तारीफ एक साथ हैंडल नहीं कर पाती। लेटर जिन अपने रूम में जाता है और अपने सीनियर को बताता है कि वो मेजर कैंग की हेल्प करेगा। वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर पॉसिबल हो तो कोई अरेंजमेंट बनवा दे, लेकिन डायरेक्टर थोड़ा अनश्योर दिखता है जिन को फाइट में भेजने के लिए, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सीन कट होती है जंगल में जहां मेजर कैंग एग्जॉस्टेड होता है और गहरी सांस ले रहा होता है। वो सबको रेस्ट करने के लिए कहता है और एक सोल्जर सेउन को पेरिमीटर स्कैन करने भाई एकता है। जोक और सोल को एनिमी की पोजीशन चेक करने भाई एकता है। एक सोल्जर बोलता है कि सब लोग काफी थक चुके हैं और ग्वांग ने काफी ब्लड लूज किया है। सीनियर कहता है कि हमें अगले चेक पॉइंट तक पहुंचना ही होगा रेस्क्यू के लिए वेट करने के लिए। सोल्जर पूछता है कि क्या वो लोग वहां तक पहुंच भी पाएंगे क्योंकि राशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सीनियर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने दांत कस लेता है। सीन एनिमी बेस कट होती कि कांग की टीम गिव अप करने के करीब है। बॉस इम्प्रेस्ड होता है कि वो इतनी देर तक टिक गए और कहता है कि अगर कांग सिविलियंस को प्रोटेक्ट ना कर रहा होता तो उसको ज्यादा नुकसान होता। मेजर कांग को भी इस लैंड का एक्सपीरियंस नहीं है जो आई पैच वाले आदमी को एडवांटेज देता है। अचानक उस आदमी की आंख जो पैच के नीचे है वो थ्रॉब करने लगती है और उसका मन बेचो जाता है, जैसे जिन का इमेज उसके दिमाग में फ्लैश करता है। लगता है जिन ने ही उस आदमी की आंख ले ली थी। बाद में एक प्लेन स्काई में उड़ता हुआ दिखता है जिसमें जिन सोल्जर यूनिफॉर्म में होता है और गन हाथ में होती है। क्लियर होता है कि उसको लैंड की अच्छी नॉलेज है जहां वो जा रहा है। ये रीजन ग्रियन के नाम से जाना जाता है जहां पहले जिन ने मर्सनरी के रूप में काम किया था। प्लेन में चढ़ने से पहले डायरेक्टर का असिस्टेंट बताता है कि मेजर कांग और उसके मेन को एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को रेस्क्यू करने भेजा गया था जो रीजन के मिनरल्स पे डेटा कलेक्ट कर रहे थे। रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन ट्रूप्स पे एक अनआइडेंटिफाइड आर्म्ड फोर्स ने अटैक कर दिया। असिस्टेंट ये भी बताता है कि जो चीजें जिन ने रिक्वेस्ट की थी वो रेडी है और दोनों नेशंस के मिलिट्री फोर्सेस ने उसकी सेफ पैसेज के लिए हेल्प अग्री की है। लास्ट में डायरेक्टर खुद जिन से एक फाइनल क्वेश्चन करता है कि क्या वो अपने डिसीजन में श्योर है। जिन तुरंत रिप्लाई करता है कि हाँ। वापस प्लेन में साइरन्स बजने लगती है जैसे ही वो चेक पॉइंट के पास पहुंचते हैं। अब फाइनली एक्शन का टाइम आता है।
सीन कट होती है स्कूल में, जहां लेक्चर नॉर्मल चल रहा होता है और हमारे बेटा बुलीज यूजुअल तरह से टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यंग चान डिलीजेंटली नोट्स ले रहा होता है। योना कंफ्यूज होती है कि जिन क्लास में क्यों नहीं है और उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। वापस जंगल में हमारा लड़का कॉशियसली मूव करता है और उसे बुलेट कार्ट्रिजेस स्कैटर्ड मिलती है। वो एरिया स्कैन करता है और रियलाइज करता है कि मेजर कैंग सेकंड फुट होल्ड तक नहीं पहुंचा, लेकिन बैटल के साइंस देखकर वो सोचता है अब कुछ नहीं है कि मेजर शायद ऑलरेडी थर्ड फुट होल्ड की तरफ मूव कर चुका होगा। मीनवाइल डेंस जंगल में सोल्जर्स काफी हैवी फायरिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। मेजर कांग अपना मैगजीन रीलोड कर रहा होता है जब एनिमी रिलेंटलेस फायरिंग कर रहा होता है। एक एनिमी सोल्जर के पास आरपीजी होती है जिसे देखकर कांग शॉक्ड होता है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो आरपीजी सोल्जर पे एम करके फायर करता है और हेडशॉट लगता है। किसी रीजन से आरपीजी भी ब्लास्ट हो जाती है और एक्सप्लोजन सब जगह डेब्री उड़ा देता है। काफी एनिमी सोल्जर्स गिर जाते हैं और कांग की स्क्वाड फायरिंग कंटिन्यू रखती है। जब करंट सोल्जर्स गिर जाते हैं तो जो सोल्जर्स छिपे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं आगे बढ़ने से और फाइनली रिट्रीट कर जाते हैं। कांग जल्दी से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है। सोल्जर बताता है को और कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनका एमो काफी कम हो गया है। ये क्लियर नहीं है कि क्या उनके पास और एक बैटल के लिए इनफ एम्यूनेशन बचा है या नहीं। कांग पूछता है कि अगला फुटहोल्ड कितना दूर है। सोल्जर बताता है किलोमीटर साउथ वेस्ट एंड ट्रैवल टाइम अराउंड आवर्स 0 मिनट्स होगा। कांग ये सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि जंगल इतना डेंस है और सिविलियंस और वुंडेड सोल्जर्स के साथ चलना इजी नहीं होगा। कंग अपने दांत कस लेता है जैसे ही उसको ये रियलाइज होता है कि एनिमी डिलिबरेटली उसको थकाने के लिए ये सब कर रहा है। वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जितने भी लोग मर जाए उनकी परवाह नहीं कर रहे। कंग सोचता है कि ये लोग ट्रेन्ड सोल्जर्स जैसा नहीं लड़ रहे, बल्कि किसी स्किल्ड टैक्टिशियन के कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए हैं। पहले ये अटैक रैंडम लग रहे थे, लेकिन कुछ स्कर्मिशेस के बाद कंग को एक क्लियर पैटर्न दिखता है। एनिमी की परस्यूट ने उसको पहले फुटहोल्ड से सेकंड फुटहोल्ड तक रिट्रीट करने पे मजबूर किया और अब वो सेकंड फुटहोल्ड से भी पीछे हट रहे हैं। साथ ही एनिमी उनका पीछा कर रहा है जैसे वो ऑलरेडी पाथ से फेमिलियर हो। अब कांग के पास बेस्ट ऑप्शन है कि वो थर्ड फुटहोल्ड को डिफेंड करे और होप करे कि रेस्क्यू पार्टी टाइम पे आ जाए। जो भी हो जाए, कांग डिटर्मिन्ड है कि वो अपने मेन को सेफली घर ले जाएगा। एनिमी बेस कैंप में एक सोल्जर अपने लीडर को रिपोर्ट देता है कि कांग उनके प्रिडिक्टेड रूट पे ही मूव कर रहा है और ट्रूप्स ऑलरेडी उस रूट पे पोजीशन में है। आई पैच वाला आदमी ग्रिन करता है जैसे उसको ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एनिमी के पास ज्यादा रूप है ही नहीं। तभी एक मर्सनरी गुस्से में टेंट के अंदर घुसता है और चिल्लाता है कि और कितने लोग बेकार में मरेंगे। वो पूछता है कि आई पैच बंदा डायरेक्ट चार्ज क्यों नहीं करवा रहा और सबको सेल्फ सैक्रिफाइस क्यों करवा रहा है। आई पैच बंदा उस मर्सनरी को एक ऐसी डेथ स्टेयर देता है कि वो कांप जाता है और तुरंत चुप हो जाता है। फिर उसका ऑरा और ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाता है और वो समझाता है कि वो लोग एक एक्सपीरियंस्ड स्पेशल फोर्सेस यूनिट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बिना स्ट्रैटेजी के अगर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया होता तो उनके सारे सोल्जर्स मर जाते और उनके पास ना तो मैन बचते ना टेरिटरी। फिर आई पैच बंदा फिर से स्माइल करता है और कैजुअली बिहेव करने लगता है। वो मर्सनरी को बोलता है कि अब आगे से कोई मैटर नहीं करेगा। उसके ठंडे और खौफनाक शब्दों के तुरंत बाद कोई उस मर्सनरी के सिर पे गोली मार देता है। वो आदमी गिर जाता है। शायद अब उसको सच में किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लीडर टेंट से बाहर आता है और दिखाया जाता है कि मर्सनरीज ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं। अब वो मेजर कैंग और उसकी टीम को हंट करने का ग्रीन सिग्नल दे देता है। साथ ही यह भी ऑर्डर देता है कि जाने से पहले इन बेकार लोगों को भी हटा दिया जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कैंग की पार्टी थक चुकी है। एक सोल्जर कमेंट करता है कि वो आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अगर यह पेस रखी तो टाइम पे थर्ड फुटहोल्ड पहुंच जाएंगे। कैंग डिसाइड करता है थोड़ा पेस स्लो करे क्योंकि एनिमी को टेरेन काफी अच्छे से पता है, लेकिन उनको नहीं। साथ ही वो लोग जानते हैं कि कैंग की पार्टी का एग्जैक्ट रूट क्या है। दूसरी तरफ आई पैच वाला बंदा खुशी से फूल रहा होता है। उसको ये चेज बहुत पसंद आ रही होती है और वो एक्साइटेड होता है कि जैसे ही कैंग की पार्टी सोचती है कि वो बच गए
तब उन पे वार करेगा। उसका एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सबको इन्फॉर्म करो कि प्रे अभी आने वाला है। इस बीच कैंग और उसकी पार्टी को रास्ते में मर्सनरीज के डेड बॉडीज मिलते हैं। सब मर चुके होते हैं। कैंग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लगता है हमारा लड़का ही था जिसने इन सबको खत्म किया। वापस एनिमी बेस में एक सोल्जर लीडर को बैड न्यूज देता है कि अल्फा यूनिट से कांटेक्ट टूट गया है। बॉस शॉक में होता है और चिल्लाता है कि ये कैसे हो सकता है। सोल्जर बताता है कि उन्होंने कई बार ट्राई किया कांटेक्ट करने का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। आई पैच बंदा फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत कस लेता है और गुस्से में डेल्टा यूनिट के बारे में पूछता है कि क्या वो अल्फा के पीछे है। सोल्जर कहता है कि डेल्टा यूनिट अभी टारगेट के काम के अंदर है। बॉस तुरंत ऑर्डर देता है कि डेल्टा यूनिट से कांटेक्ट किया जाए और इंश्योर करो कि प्रे को पकड़ा जाए। फिर वो खुद उनसे बात करता है। ट्रांसमिशन सेट होते ही डेल्टा यूनिट का एक बंदा रिपोर्ट करता है कि वो हैवी फायरिंग में फंस गए हैं। बॉस शॉक्ड होता है और चिल्लाता है कि क्या बोल रहे हो। बंदा बताता है कि उनको एम्बुश कर दिया गया जब ये टारगेट के पास जा रहे थे। बॉस पूछता है कि वो किससे लड़ रहे हैं। बंदा कहता है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि एनिमी कौन है। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, एक लाउड बैंग होता है और ट्रांसमिशन कट हो जाता है। बॉस फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत चबा लेता है, पूरा अनॉयड कि अब वो ही हंटेड बन गए हैं। इस बीच हम देखते हैं हमारा लड़का जिन एनिमी के बीच में तबाही मचा रहा है। एनिमी की तरफ से बुलेट्स की बरसात हो रही है, लेकिन जिन इतने स्मूथली डॉज कर रहा है कि लगता है किसी मूवी का सीन हो। जिन जानता है कि मेजर कांग को थर्ड फुटहोल्ड तक पहुंचने में सिर्फ मिनट लगेंगे, इसलिए वो एनिमी को एंगेज करके उनका ध्यान बाइक का रखता है ताकि उसका फ्रेंड और टीम सेफ एस्केप कर सके। वो ग्राउंड पे स्लाइड करता है, अपनी गन एम करता है और एक शॉट में एक एनिमी को गिरा देता है। बिना रुके वो सेकंड सोल्जर पे एम करता है और उसको भी खत्म कर देता है। एनिमी को तुरंत पता चल जाता है कि स्नाइपर कहां से शूट कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, जिन बुलेट्स की एक और डेडली वेव छोड़ देता है और उन्हें उड़ा देता है। और सोल्जर्स आते हैं और वो तुरंत जिन पे बुलेट बरसा देते हैं। जिन ग्राउंड में चिपक जाता है, बुलेट उसके आसपास गिर रही होती है लेकिन उसको टच भी नहीं कर रही। फिर वो दौड़ पड़ता है, कॉन्फिडेंट कि एनिमी इसका रूट ट्रैक नहीं कर पाएगा इस टेरेन में। उसका प्लान होता है कि एक नए एंगल से अटैक करे। वही मेजर कांग और उसके सोल्जर्स दूर से गन फायर सुनते हैं। एक सोल्जर बताता है कि ये फायरिंग उस रूट से आ रही है जहां से वो जस्ट आए थे। कांग कंफ्यूज होता है क्योंकि जब वो आए थे तब तक मर्सनरीज मर चुके थे, अब वहां से हैवी फायर आ रहा है। वो अपने दोस्त को बोलता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब तक रेस्क्यू पार्टी नहीं आती तब तक वो इसी पोजीशन पे रुकेंगे। जैसे ही वो रुकते हैं, सीनियर लाउड बैंग सुनता है और एनिमी सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। सब हमारे लड़के के कारण। एनिमी रिटेलिएट करता है, लेकिन जिन रॉक्स के पीछे दब कर जाता है। वो बताता है कि एनिमी को पता चल गया है कि सिर्फ वो ही उन पे अटैक कर रहा है और वो पहले से ही आउटनंबर्ड था। फिर भी एनिमी पैनिक कर रहा है क्योंकि उनकी नंबर्स हाफ हो चुकी हैं। वो 3 और सोल्जर्स को देखता है जो अब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते। बिना टाइम वेस्ट किए वो क्विकली एम करता है और तीनों को शूट कर देता है। फिर वो अपनी वॉच की तरफ देखता है जहां लिखा होता है कि रेस्क्यू टीम आने में अभी भी मिनट्स बाकी है। जैसे जैसे सूरज इगने लगता है, हमारे सोल्जर्स एनिमी पर नजर बनाए रखते हैं। उनमें से एक अनाउंस करता है कि रेस्क्यू यूनिट अब जल्दी ही लैंड करेगी। सिविलियंस ये सुनकर रिलीफ की सांस लेते हैं, लेकिन कंग तुरंत अपने सोल्जर्स को याद दिलाता है कि तब तक अलर्ट बने रहना होगा जब तक वो लोग कंप्लीटली सेफ नहीं हो जाते, स्पेशली जब उसका इंट्यूशन कह रहा है कि गन फायर का अचानक रुकना कुछ सस्पिशियस है। अचानक उनका ट्रांसमीटर क्रैकल करता है और दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, ये जिन है और मैं सिर्फ मिनट दूर हूं। एक सोल्जर नोट करता है कि नाम सुना सुना लग रहा है और कंग को तुरंत सब कुछ समझ आ जाता है कि ये वही बंदा है जो गन फायर के पीछे था। जब वो आगे देखता है तो वो जिन को देख लेता है जो दोनों हाथ हवा में उठाए उनकी तरफ आ रहा होता है। मेजर कंग अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से देखता है और कंफर्म करता है कि हाँ, ये जिन ही है। बाकी सोल्जर्स भी पहचान जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मेजर कांग पूरी तरह से डिसबिलीफ में होता है। वो मानना ही नहीं चाहता कि ये सब सच है। बिल्कुल वक्त पे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स सीन पर पहुंच जाते हैं। कांग तुरंत जिन के पास जाकर उसकी शर्ट पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन कामली कहता है कि उसको ये एरिया सबसे अच्छी तरह से पता है।
कांग याद दिलाता है कि जिन को यहां होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एक मर्सनरी नहीं रहा। जिन रिप्लाई करता है कि यही वजह है कि वो यहां आया, क्योंकि वो एक रिग्रेटफुल लाइफ नहीं जीना चाहता। जब से उसने सुना कि कांग और उसके आदमी डेंजर में है, तब से उसको लग गया था कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेगा तो वो पूरी लाइफ रिग्रेट करेगा। कांग और गुस्से हो जाता है, कहता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसके बाद वो जिन को टाइटली हग करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब इमोशंस का फ्लड आ जाता है, तब हेलीकॉप्टर लैंड करता है और रेस्क्यू टीम सर्वाइवर्स को हेल्प देने लगती है। तभी दूसरी तरफ आई पैच वाले आदमी का सीन शुरू होता है, जहां उसका एक आदमी रिपोर्ट करता है कि अल्फा यूनिट पूरी तरह से खत्म हो गई है और डेल्टा के 0 में से ट्रूप्स मर चुके हैं। वो श्योर नहीं है, लेकिन उसको लगता है अल्फा इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गई और डेल्टा को मूव करते वक्त एम्बुश मिला। आई पैच वाला बंदा गुस्से से अपने दांत चबाता है, क्योंकि सब कुछ तो उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसका शिकार भी वैसे ही मूव कर रहा था जैसे उसने सोचा था और आसपास कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी। बस उसको सही मोमेंट का वेट करना था स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन किसी ने अल्फा को डिस्ट्रॉय कर दिया और डेल्टा को भी ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया। ऐसे कॉम्बैट उसने बस एक ही आदमी से देखे हैं, जो उसकी आंख का रिस्पॉन्सिबल था। जैसे ही वो जिन को याद करता है, उसकी आंख फिर से दर्द करने लगती है और उसको रियलाइजेशन होती है कि ये सब जिन का काम हो सकता है। उसका लैकी क्वी उसके बिहेवियर को नोटिस करता है और आई पैच बंदा बोलता है कि ये वही कॉम्बैट स्टाइल है जिसके लिए जीरो फेमस था। लैकी याद दिलाता है कि जीरो तो साल पहले टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन बॉस कहता है कि दोबारा चेक करो। वो लैकी को ऑर्डर देता है कि करंट सिचुएशन का एनालिसिस करो, इस पॉसिबिलिटी के साथ इस जीरो अभी भी जिंदा हो सकता है। सीन कट होता है कोऑपरेशन ट्रेनिंग एरिया में, जहां गार्ड्स अपना डेली एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। उनमें कोकू और जिन भी है और योना साइडलाइन से सब देख रही होती है। ट्रेनिंग में रनिंग और रोप क्लाइंबिंग इंक्लूड होता है। कोकू अपनी नजर जिन से हटा नहीं पाता, शायद इसलिए क्योंकि वो जिन के पेस को मैच नहीं कर पा रहा। रोप क्लाइंबिंग के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होता है डेस्क जंपिंग। कोकू और जिन शोल्डर टू शोल्डर खड़े होते हैं चैलेंज के लिए। जैसे ही वो रन करते हैं, जिन लाइटनिंग स्पीड में सबसे आगे निकल जाता है और डेस्क्स वो इतनी आसानी से क्रॉस करता है जैसे वो इसके लिए ही बना हो। साइडलाइंस में सब लोग इंक्लूडिंग योना शौक में देखते हैं कि जिन सब कुछ में एक्सेल करता है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, एक ग्रुप ब्रेक लेता है। कोकू थकान से हेविली पैंट कर रहा होता है, लेकिन जब वो जिन की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है कि जिन तो अब तक बिल्कुल भी पसीना नहीं बहाया है। मेंस लॉकर रूम में कोकू जिन को ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी एबिलिटी से फैसिनेट होता है। तभी वो जिन के आर्म पे ब्लड का स्पॉट देखता है और उसको पॉइंट आउट करता है। जिन भी ब्लड स्टेन नोटिस करता है, लेकिन कहता है कि ये कुछ नहीं है और वो अपना स्कूल कोट पहन लेता है। सेओजू शॉक हो जाता है ये देखकर कि इतना डीप वुंड होने के बावजूद भी जिन सबको आउट परफॉर्म कर गया ट्रेनिंग में। तब कोकू दिल से बोलता है कि जब भी वो जिन को देखता है तो उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक छोटी सी तालाब में था। उसको जिन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो श्योर है कि जिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और क्लियरली वो इस गेम में काफी टाइम से है। स्पेशली उसने जब योना को रेस्क्यू किया और ट्रेनिंग सेशन परफेक्टली किया, तब तो उसका डाउट कंफर्म हो गया। कोको फर्दर बोलता है कि जब से वो छोटा था, सबने उसको बोला था कि वो एक प्रोडिजी है, लेकिन जिन को देख के उसको अपनी लिमिट्स का सामना करना पड़ रहा है, जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर भी वो क्लियरली कहता है कि वो जिन को ट्रेनिंग में आउटशाइन नहीं होने देगा। जिन पूछता है क्या इसीलिए वो उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा था। कोको थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन जिन बोलता है कि मुश्किल है इग्नोर करना जब कोई हर ट्रेनिंग सेशन में तुमसे कंपीट कर रहा हो। फिर जिन कहता है कि वो समझता है कि कोको कंपैरिजन फील करता है क्योंकि वो सेम एज के है। सेजू चुप रहता है, जो कंफर्म करता है कि हाँ, वो कंपेयर कर रहा है। जिन फिर पूछता है कि क्या ये सच है कि कोकू सिर्फ योना का बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि बचपन से उसका एड भी ट्रेन किया गया था। कोकू कहता है कि उसको नहीं पता किसने ये बोला, लेकिन थोड़ा सच है। उसका ग्रैंडफादर एसएसडब्ल्यू कॉर्प के चेयरमैन का चीफ सेक्रेटरी है और उसका डैड भी वही एड का काम करता है। अर्ली डिसाइड हो गया था कि कोकू भी एसएसडब्ल्यू कॉर्प ज्वाइन करेगा, और क्योंकि वो और योना साथ पले बड़े हैं, उसको उसका एड बनने के लिए ट्रेन किया गया। जिन एडमिट करता है कि उसको एड बनना नहीं आता। उसको तो ये भी नहीं पता कि स्टार्ट कहां से करे।
इसलिए हर किसी का अपना रोल होता है। जैसे ही जिन वहां से जाने लगता है, कोकू तुरंत उसके साथ चलता है और कहता है कि वो ट्रेनिंग या स्पैरिंग में जिन को बीट होने नहीं देगा। जिन बस स्माइल करता है क्योंकि थोड़ा हेल्दी कंपटीशन किसी को हर्ट नहीं करता। जैसे ही वो दोनों लॉकर रूम से बाहर आते हैं, योना उनका वेट कर रही होती है। वो दोनों को ट्रेनिंग के लिए अप्रिशिएट करती है और जिन से पूछती है कि क्या वो रिसेंट में बिजी था क्योंकि वो स्कूल में नजर नहीं आ रहा था। जिन सिंपली कहता है कि उसके पास कुछ काम था। तभी अचानक जिन का फोन बजता है और कॉलर आईडी होता है मेजर कैंग। जिन फोन उठाता है और कैंग बताता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि ग्वांग की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है और अब कोई डेंजर नहीं है। ... जिन यह सुनकर रिलीव्ड होता है और कांग फर्दर कहता है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे होते तो ग्वांग जिंदा नहीं बचता। कांग 2 बार जिन का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि अगर जिन वहां नहीं होता तो पूरा यूनिट खतरे में आ जाता। ये ग्रुप भी उतना ही थैंकफुल था जितना बाकी बैकग्राउंड वाले गाइस थे। सब लोग हमारे बॉय पे ग्रैटिट्यूड बरसाने लगे, लेकिन तभी मेजर कांग सीरियस हो गया और उसने बोला कि वो नहीं चाहता कि जिन दोबारा फील्ड में दिखे। उसने खुद एडमिट किया कि ये बात बोलना थोड़ा अजीब है क्योंकि अभी अभी जिन ने सबकी जान बचाई है, पर फिर भी उसको ये बात सही नहीं लग रही। उसने पॉइंट आउट किया कि अब जिन के पास एक फैमिली है और एक नई लाइफ उसके सामने खड़ी है, पर हमारा बॉय सॉफ्टली उसको याद दिलाता है कि उसी की वजह से उसको ये फैमिली मिली थी। तो उसको पूरा भरोसा है कि बैटलफील्ड पे लौटना सही डिसीजन था। मेजर कांग मुस्कुराता है और दोबारा उसका शुक्रिया अदा करता है। जिन गुड बाय कह के फोन कट कर देता है और जब हम आगे देखते हैं तो योना वहां खड़ी है, एक क्लूलेस एक्सप्रेशन के साथ। वो थोड़ी स्टार्टल लगती है, शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी जिन को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। योना जल्दी से पूछती है कि क्या जिन को घर वापस जाने की जल्दी है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि नहीं, उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं गेम रूम में। योना एक्साइटेड होकर कहती है कि वो भी चलना चाहती है, पर सह श्योर नहीं लगता कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। आखिर में वो लोग गेम रूम की तरफ निकल जाते हैं। जब हमारा बॉय अंदर जाता है तो एक मोमेंट के लिए वो शॉक्ड हो जाता है और कोकू और योना भी उतने ही कंफ्यूज दिखते हैं। गेम रूम एकदम मेस है, पेरिफेरल जमीन में बिखरे हुए हैं और एक स्टाफ मेंबर फाइट के आफ्टरमाथ को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। सोकू मैनेजर से पूछता है कि क्या हुआ था और अनॉयड मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि उनकी जैसे यूनिफॉर्म्स वाले कुछ किड्स क्वाइटली गेम खेल रहे थे जब दूसरे स्कूल के कुछ किड्स आए और फुल ब्लोन फाइट शुरू कर दी। अब सब कुछ मेस हो गया है और वो लोग अब उसकी सफाई में लगे हुए हैं। लगता है हमारे 2 बेटा बुलीज और वाई चैन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, जिनको काफी आइडिया है कि क्या हुआ होगा। हम फाइनली वाई चैन को देखते हैं जो फुल स्पीड से भगा रहा है। सांस चढ़ गई है, पर फिर भी वो एक डार्क एली में घुस जाता है। कॉर्नर में छिपते हुए वो डर से कांप रहा है जब तक थग्स जो उसका पीछा कर रहे थे सर्च करते रहते हैं। अब समझने के लिए कि योंग चैन इस मेस में कैसे फंसा, थोड़ा पीछे चलते हैं। पूरा गैंग बेटा बुलीज को घेर लेता है। बुलीज फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग क्लियरली आउटनंबर्ड हैं। ऑरेंज हेड योंग चैन को कहता है भागा जाओ और ब्लॉन्डी उसको कहता है कि वो जिन को ये सब ना बताए। लगता है इसने फाइट के बीच में अपने दोस्तों को छोड़ दिया और अब डर के मारे कांप रहा है कि बेटा बुलीज का क्या होगा जब वो पूरी टेक गैंग से लड़ रहे हैं। तभी उसका फोन बजता है और वो डर जाता है। जिन का कॉल आता है। वापस सीन कट होता है जहां जे यंग एक थग को एक ही पंच में गिरा देता है, पर तुरंत ही दूसरे थग का पंच पड़ता है। वो एक स्ट्रॉन्ग किक से उस थग को पीछे गिरा देता है। ब्लोंडी भी लेफ्ट और राइट थग्स को गिरा रहा है। बहुत सारे थग्स को गिराने के बाद दोनों गाइज एग्जॉस्टेड लगते हैं, लेकिन थग्स की क्वांटिटी उनसे कई ज्यादा है। एक थग अपने एक साथी के पीछे खड़ा होता है और सार्केस्टिक तरीके से बोलता है कि इनका एफर्ट कुछ बुरा नहीं था। और फाइनली उसको ये रिपोर्ट्स सही लग रहे हैं जिसमें बोला गया था कि कुछ बॉयज थग्स को हरा रहे थे। ये बंदा इन्फेमसली जाना जाता है इनिन गू के नाम से, जो गोएक टेक का टॉप डॉग है। हमारे बेटा बुलीज ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इनिन गू और उसके गून से ब्रिड जाएंगे। जोंग एक पंच मारते हुए इंचन को है कि ज्यादा मत बोल और सामने आ। इंचन इरिटेट हो जाता है और एंग्री स्टेयर देता है। ऑरेंज हेड उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती से डर रहा है। इंचन गुस्से से चार्ज करता है, एक रेजिंग बुल की तरह। जैसे ही वो पंच करता है,
ऑरेंज हेड इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो अपना पंच रेडी करके एक हार्ड ब्लो देता है, लेकिन इनिन उसको ब्लॉक कर लेता है। ऑरेंज हेड फिर से स्विंग करता है और इंचन और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इंचन वापस पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग एक स्ट्रॉन्ग थप्पड़ उसके चेहरे पे मार देता है। जोंग अब इतना एग्जॉस्टेड है कि उसका पंच फुल पावर का नहीं होता। तभी इनिन उसका पैर पकड़ लेता है और हंसकर बोलता है कि अब तू गया काम से। फिर एक ब्रूटल पंच पड़ता है जे ह्यंग के चेहरे पे, जो उसका चेहरा खून से भयार देता है। लेकिन ये थग यहां नहीं रुकता, वो नी स्मैश मारकर उसको जमीन पे खींच देता है। ब्लॉन्डी भी डेंजर में है, क्योंकि एक थग पीछे से उसके सिर पे स्ट्रॉन्ग हिट करता है जब वो अपने फ्रेंड की चिंता में डिस्ट्रैक्टेड था। जब वो गिर जाता है, थग्स उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। इंचन गू भी जोंग को मारते रहता है। उसके शूज अब ब्लड और ग्राइंड से भयारे हुए हैं, पर उसमें कोई मर्सी नहीं होती। वो ऑरेंज हेड का सिर तक क्रश करने लगता। कभी एक और थग पीछे से आके बोलता है कि तैसू ने बोला है कि इन लोगों को उसके पास ले आओ। दूसरा थग पूछता है कि वो तीसरा बंदा जो भया गया उसका क्या करे। इंचोस को बोलता है कि सबको क्लब में इकट्ठा करो और उसको ढूंढना स्टार्ट करो। लगता है वो तीसरा बंदा वाई चैन ही है। और ये स्कैरी कैट फाइनली जिन से टकरा जाता है। वो सबको बताता है कि क्या हुआ, कैसे टेक वाले आए और उनपे अटैक कर दिया। और वो लोग बहुत गुस्से में लग रहे थे कुछ दिन पहले के इंसिडेंट के वजह से। वो एक्सप्लेन करता है कि वो लोग ऑफ गार्ड थे, पर जेहंग और होक जिन ने तुरंत रिएक्ट करके फाइट बैक किया। जिन को नहीं पता कि इंचू कौन है, तो स्कैरी कैट बताता है कि तोकी गोक टेक का बॉस है और इनिनगू उसका राइट हैंड मैन है। दोनों इतने नोटोरियस है कि ग्रेजुएशन के पहले ही गैंग में रिक्रूट हो गए थे। वो बताता है कि 0 लोग उनके लिए वेट कर रहे थे और जेहंग और होक जिन ने उसको भयात जाने को कहा और प्रॉमिस करवाया कि वो किसी को नहीं बताएगा। स्कैरी कैट एडमिट करता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि जोंग ने उसकी हेल्प की थी जब कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। जिन फाइनली पूछता है कि उसने लास्ट उन्हें कहाँ देखा था। स्कैरी कैट बोलता है कि उसने उन्हें सबवे स्टेशन के पास वाली एली में छोड़ा था, जो गेम रूम जाने का कॉमन रूट है। जिन बिना कुछ बोले क्वाइटली चलना स्टार्ट करता है। योंग चैन पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और वो अब भी डरा हुआ लगता है, ये सोचकर कि जिन अकेला 0 लोगों को कैसे हैंडल करेगा। गुड गाइज टफ माने जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वो लोग सीधा गैंग में जाते हैं। लेकिन तभी स्कैरी कैट को अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं। वो अपनी हेजिटेशन छोड़ देता है और कॉन्फिडेंटली जिन के साथ निकल पड़ता है। दोनों साथ चलने लगते हैं। जब योना कंफ्यूज रहती है कि वो क्या करे, कोको क्वाइटली खड़ा होता है। लेकिन तब बॉडीगार्ड उसे पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहा। कोको सरप्राइज्ड होता है और बॉडीगार्ड दोबारा पूछता है कि क्या वो नहीं जा रहा क्योंकि वो उसके सी। बॉडीगार्ड मुस्कुराता है और कोको को रियलिटी चेक देता है कि चाहे वो गार्ड के जैसे लोगों के साथ टाइम बिताता हो, लेकिन वो भी एक हाई स्कूल किड ही है। कोको कुछ सोचता है और फिर उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस स्mirk आता है। वो योना से कहता है कि वो बस कुछ मिनट्स में वापस आ जाएगा। योना शॉक्ड होती है उसके बिहेवियर से और सोचती है कि उसने कभी कोको के चेहरे पे ऐसी लुक नहीं देखी। अचानक योना अनाउंस करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, लेकिन उसका गार्ड तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो ट्रबल में नहीं पड़ सकती और वो श्योर है कि वो दोनों लड़के इजीली हैंडल कर लेंगे। योना क्लियरली इरिटेटेड होती है गार्ड की बोर्डिंग एटीट्यूड से और गुस्से में अपनी नजर हटा लेती है। बेचारा गार्ड पसीने पसीने हो जाता है। तभी वाई चैन अब भी वरिड है, क्योंकि उसको पता है कि जिन एक हार्डकोर फाइटर है, पर वो श्योर नहीं है कि वो 0 लोगों का अकेला सामना कर पाएगा या नहीं। पर जब वो देखता है कि सेव भी जिन के साथ जा रहा है, उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। जिन राइट शोल्डर के ऊपर देखता है और कोको कहता है कि वो भी उनके साथ है, क्योंकि वो भी उनका क्लासमेट है। जिन मुस्कुराता है और ये ट्रियो फुल कॉन्फिडेंस के साथ चल पड़ता है। जब ये ट्रियो फाइनली सीन पे पहुंचता है तो वहां सिर्फ टूटे हुए स्टिक्स और ब्लड स्प्लैटर्स दिखते हैं। वाई चैन शॉक में होता है और कहता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले यहां थे। वो सोचता है कि शायद वो लोग भाग गए होंगे, पर सेव 2 स्मार्टफोन्स देख लेता है और उन्हें उठाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि शायद थग्स ने उन फोन्स को ले लिया। वाई चैन कंफर्म करता है कि ये फोन्स पेटा बुलीज के हैं। कोकू पॉइंट करता है कि ब्रोकन फोन्स इंटेंशनली छोड़े गए हैं और जिन को भी लगता रहे कि उसको पता है कि ये ब्लड किसका है। तभी कुछ थग्स स्ट्रीट में दिख देते हैं। वो ट्रियो को देख लेते हैं और पहचान जाते हैं
कि वो साइन ऑन हाई के यूनिफॉर्म में है। वो वाई चैन को भी देखते हैं जो पहले भाग गया था। थग्स अप्रोच करते हैं और वाई चैन को हर तरह की गाली देने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो उसको हर जगह ढूंढ रहे थे। जबकि वाई चैन कांप रहा होता है, सू रिलैक्स्ड होता है कि अब उन्हें आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो इन्हीं थग से पूछ सकते हैं कि उनके दोस्तों को कहां ले जाया गया। जिन कॉन्फिडेंटली एक थग की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो थग हमारे बॉय का एटीट्यूड पसंद नहीं करता और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन वो पंच इजीली डिफ्लेक्ट करता है और उस थग के चेहरे पे एक सॉलिड पंच मार देता है। अनदर थग ने पंच मारा, लेकिन जिन ने उसकी भी धुलाई कर दी। उसने उस थग का सिर पकड़ के उसके फेस पे घुटना मार दिया। वहीं दूसरी तरफ कोकू भी फुल पावर में था और वो भी थग्स को एक एक करके एक्यूरेसी और स्किल से गिरा रहा था। कुछ ही टाइम में सारे गूंज जमीन पर थे, अपने ही खून में भीगे हुए। योंग चैन का चेहरा अब डर से शौक में बदल गया था जैसे ही उसने को थग्स को इतनी जल्दी हराते देखा। एक थग दर्द से करा रहा था और जिन तुरंत उसके पास गया। उसको पकड़ के पूछा कि उनके दोस्तों को कहां ले जाया गया। वो थग चुप रहा, उसका चेहरा फूला हुआ था, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा था। उसने जिन को मिडिल फिंगर दिखाई और बोला निकल यहां से। जवाब में जिन ने उस थग को लाइटनिंग स्पीड से जमीन पे पटक दिया। उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश हो गया। योंग चान का रिएक्शन इतना शॉक था जैसे उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि जिन ने थग का फेस कंक्रीट में दबा दिया। ब्लैकहेड ने डिसाइड किया कि अब वो सवाल करेगा, क्योंकि जिन इंटेरोगेशन के लिए बेस्ट चॉइस नहीं रहे। अब हम क्लब के पास पहुंचते हैं जहां सारे गूंस इकट्ठा किए गए हैं। बीच में बेटा बुलीस को कचरे की तरह फेंका जा रहा था। योंग चान ने जैसे ही तोड़फोड़ की आवाज सुनी, उसने ऊपर देखा और वो शॉक हो गया जब उसने एक टैटू वाले आदमी को देखा जो बैट लेके पागल की तरह थग्स की धुलाई कर रहा था। वो आदमी है तासू, इस एरिया का बिग बॉस। जब वो किसी को जमीन पे मार रहा होता है, तभी उसके लैकी आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने दोनों थग्स को पकड़ लिया। तासू ये सुन के रुकता है, अपनी बात फेंकता है और सिगरेट मांगता है। उसका आदमी तुरंत सिगरेट लाने भागता है और तासू खेर पे बैठ जाता है, क्लियरली गुस्से में। वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसके बॉस ने उसको सुनाई थी रूमर्स के चक्कर में, जिसमें कहा गया था कि बेटा बुलीज ने उसके 0 आदमियों को हरा दिया। सीन फ्लैशबैक होता है जहां तासू अपने बॉस के सामने बैठा है और उसका बॉस उससे गुस्से में पूछ रहा होता है कि क्या सच में 2 हाई स्कूलर्स ने उनके 0 लोगों को हरा दिया। बॉस फुल गुस्से में था और कहता है कि उनका मेजॉरिटी क्रू टेक ग्रेड्स है, स्ट्रॉन्ग रिक्रूट्स है, ऐसे लोग स्कूल किड्स से कैसे हार सकते हैं। बॉस तासू को धमकाता है कि अगर उसने सिचुएशन हैंडल नहीं की तो उसकी पोजीशन गई। प्रेजेंट में तासू अभी भी वही सब सोच के गुस्से में था। वो बेटा बुलीस को घूरता है और पूछता है क्या ये वही लोग हैं जो उसके आदमियों को इतना टफ टाइम दे रहे थे। लैकी हाँ में सर हिलाता है। फिर तासू पूछता है कि तीसरा कहाँ है। इंचो घबरा कर बोलता है कि एक भाग गया था, लेकिन वो पकड़ में आ जाएगा। बॉस शॉक्ड हो जाता है ये सुन के कि अभी तक सबको पकड़ा नहीं गया। उसका रिएक्शन क्लियर करता है कि सिचुएशन उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग जा रही है। इंचो और उसका लैकी घबरा जाते हैं, समझ जाते हैं कि तासू का मूड बहुत खराब है बॉस के कल के दर्द की वजह से। वो सिचुएशन स्मूथ रखने के लिए जल्दी से माफी मांग लेता है। तब तासू फाइनली थोड़ा शांत होता है और डिसबिलीफ में पूछता है कि वो कैसे मान ले कि ये छोटे छोटे बच्चे उसके 0 लोगों को हरा सके। वो डिमांड करता है कि बताया जाए बाकी के उनके पार्टनर्स कहाँ हैं। जे होंग उसको गुस्सा दिलाने वाली गाली देता है, जिसके बदले में उसके फेस पे एक सॉलिड किक पड़ती है। वही तासू स्ट्रेस निकल रहा होता है सिगरेट से और उसका लैकी दोनों बेटा बुलीस की मारपीट जारी रखता है। तासू सिगरेट बुझाता है और एक प्रपोजल रखता है, जो पहला बंदा सब कुछ बताएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दूसरा उनका पॉन बन के रहेगा। वो ये भी बोलता है कि चाहो तो भाग जाओ, लेकिन अगर भागे तो उसके आदमी उनको स्कूल से उठवा के लाएंगे और उनकी लाइफ हेल बना देंगे। तभी हमारा ब्लॉन्ड बुली हंसी नहीं रोक पाता और दोनों बेटा बुलीज इतना जोर से हंसाते हैं कि लगता है लंग्स बाहर आ जाएंगे। ये देख के तासू का फ्यूज उठ जाता है। उसके लैकी समझ जाते हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही एक्सपेक्टेड था, तासू बैट लेके हमारे बॉयज पे चार्ज करता है और इतनी जोर से स्विंग करता है कि इंपैक्ट पे ब्लड सब तरफ छिड़क जाता है। लैकी भी शॉक में आ जाते हैं। देखते हैं सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो बैस्टर्ड लगातार बेटा बुलीस की पिटाई करता है
जब तक उसको किसी कमोशन का एहसास नहीं होता। जब बाहर देखा जाता है तो वो थग्स जो क्लब के बाहर खड़े थे अब जमीन पे पड़े हैं। अंदर सब चुप हो जाते हैं। जब दूर की आवाज आती है सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है और वहां हमारा ट्रियो कॉन्फिडेंट वॉक करता हुआ आता है बिना किसी टेंशन के। बॉस का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही वो हाई स्कूलर्स को देख के समझता है कि ये वही लोग हैं जो उसके बाहर की गार्ड्स को हरा के अंदर घुसे हैं। दूसरी तरफ योंग चैन बिल्कुल डर से जम जाता है जब वो अपने दोनों दोस्तों को जमीन पे खून में बेहाल देखता है। इंचोन तुरंत पहचानता है कि ये वही लड़का है जो पहले भाग गया था। बाकी के लाकी भी सोजो और जिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं क्या ये दोनों बैकअप है जिसको योंग चैन लेके आया। योंग चैन तो अब लिटरली पैंट्स गीला करने वाला था। उसे लगता है ये क्लब में घुसने का आइडिया सबसे बेकार था। बॉस बैग जमीन पे गिरा के कहता है कि वो काफी टाइम से इस बिजनेस में है, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ छोटे मोटे बच्चे उसके क्लब में आके पंगा लेंगे। फिर वो अपने अंडरलिंग से पूछता है कि अब क्या करे इन लोगों का। इनोन तुरंत अपने टग्स को कमांड देता है कि इन तीनों को घुटनों पे ले आओ। सारे लैकी पैट्स लेके चार्ज मारते हैं, रेडी टू फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल। इनो सोचता है शायद आज का दिन सब कुछ खत्म करने का है और अगर ये और डिले होता तो उनकी वाट लग जाती। पर उसको ये नहीं पता कि वो और उसका क्रू अब एक रोलर कोस्टर में बैठ चुके हैं। जैसे ही एक्सपेक्ट किया गया था, सोकू और हमारा हीरो ऑलरेडी इन थग्स को धुलाई पे धुलाई दे रहे होते हैं। इनो और उसका क्रू शॉक में सफेद पड़ जाते हैं। बाकी लोग भी डर से कांप रहे होते हैं। हमारे बॉयज अपने बैग्स उतार के फाइट मोड में आ जाते हैं। इंचन शॉक में होता है कि उन्होंने ऑलरेडी उसके लोग गिरा दिए। बाकी के लैकी भी चार्ज मारते हैं, लेकिन सोकू और जिन अपने स्टैंड्स लेके रेडी हो जाते हैं। वो थग्स को ऐसे गिरा रहे होते हैं जैसे वो बस रास्ते का कचरा हो। हमारा हीरो निंजा की तरह हवा में जंप करता है और एक थग के फेस पे एक हेवी ब्लो देता है। कोकू भी फुल पावर में थग्स को एक पंच में उड़ा रहा होता है। योंग चैन सिर्फ खड़े होकर शौक में ये सब देख रहा होता है, जैसे उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। दोनों दोस्तों ने पूरी जगह तबाह कर दी होती है। जब कॉकी लीडर अपने लैकी की मार देखता है तो उसकी सिगरेट मुंह से गिर जाती है। बीट डाउन जारी रहता है और धीरे धीरे सारे थग्स ग्राउंड पे होते जाते हैं। बिग बॉस डिसबिलीफ में होता है, जैसे सोच रहा हो क्या ये सच में हो रहा है। उसके चेहरे से दिख रहा होता है कि हमारे हीरोज ने अभी तक पसीना भी नहीं बहा और वो ऑलरेडी उसके 0 आदमियों को सिंगल हैंडेडली गिरा चुके हैं। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और इंचन जो उसके पास खड़ा होता है कांपने लगता है। जिन क्वाइटली उसके पास से निकलता है, लगता है जैसे वो इस बार उसको छोड़ देगा। पर तभी कोको आता है और एक ब्रूटल पंच देता है जो इंचन को फाइनली गिरा देता है। बॉस पैनिक में बैट उठाता है और स्टांस लेता है, लेकिन जिन बस उसके तरफ चलता जाता है। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, बॉस स्विंग करता है बैट, लेकिन जिन तुरंत काउंटर करता है। एक स्ट्रॉन्ग स्मैक के साथ जिन बॉस को जोर से थप्पड़ देता है, फिर उसका सिर पकड़ता है और अपने यूजुअल स्टाइल में उसका फेस अपने घुटने से जोर से मारता है। नाक से थोड़ा खून आ जाता है, लेकिन वो बॉस अभी भी हारने को रेडी नहीं होता। उसको पता है अगर ये फाइट हार गया तो वो अपने क्लैन से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो डर्टी ट्रिक चलाता है और छुपके से एक डैगर निकाल के जिन पे वार करता है। लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ के उसको जोर से तोड़ देता है। थग दर्द से चीखने लगता है। फाइनल मूव में जिन उस थग को जमीन पे जोर से पटक देता है और पूरी फाइट खत्म हो जाती है। तभी पीछे खड़े बुली बॉयज होश में आते हैं। योंग चांद तुरंत उनके पास जाता है और पूछता है क्या सब ठीक है। ब्लॉन्डी बस पॉइंट करता है, जैसे कह रहा हो क्या लगता है जब उनका चेहरा एक बैग से पीटा गया हो। ऑरेंज हेड ऊपर देखता है और देखता है हमारा हीरो जिन उसकी तरफ देखता है और ज्योंग उसको थम्स अप देता है और कहता है गेम ऑफ लाइफ में मैं रियल चैलेंजर हूं, चाहे गेम में अभी भी ब्रॉन्ज हूं। ये एक अच्छा टॉन्ट था, लेकिन सोकू को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइसू और उसका अंडरलिंग ईनान अपने बॉस के असिस्टेंट से जोर से पिट रहे हैं। असिस्टेंट गुस्से से भायरा हुआ था और याद दिलाता है कि उसने बोला था कि अपनी मेस क्लीन करो, लेकिन इन दोनों ने तो और बिगाड़ दिया। दोनों बेचारे अपने सिर झुकाए खड़े होते हैं और त्यू माफी मांग के बचने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देता है और फिर उसको मारना शुरू कर देता है जैसे कोई पागल। फिर वो याद दिलाता है कि यहां माफी की जगह नहीं, क्योंकि जब गूंग और शंगू बॉयज आउट ऑफ एक्शन है तभी तो बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए था। पर इन दोनों ने तो उल्टा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जिसमें ताइसू ने इनको फंसाया। वैसे गूंग और संगू वही बंदे हैं जो मिस्टर चा के टर्फ पर अटैक करने आए थे
और जिनको हमारा लड़का हरा चुका है। जब असिस्टेंट उसके बॉस को ऐसे पिटते देखता है जैसे कोई आलू का बोरा हो, तभी बिग बॉस वहां आ जाता है और असिस्टेंट को रोकता है। वो ताइसू के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसने गलती की उसमें पोटेंशियल समझने की। ताइसू जमीन पर पड़ा हुआ अपने दांत कस के सुन रहा होता है। बॉस सिगरेट निकालता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसने कुछ आदमी भेजे थे। असिस्टेंट कंफर्म करता है कि हाँ, भेज दिए हैं और वो लोग वापस आ रहे होंगे उन लोगों के साथ जो उनके आदमियों को मार के गए थे। बॉस क्लियरली कहता है कि वो चुप नहीं बैठ सकते, खासकर जब ये लोग अब फैमिली का आर्ट है और उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी फैमिली के साथ पंगा ले। इसलिए वो असिस्टेंट को बोलता है कि इंश्योर करो कि कोई भी उनमें से जिंदा ना बचे। असिस्टेंट तुरंत अश्योरेंस देता है कि सब हैंडल कर लेगा। छा के टर्फ पर मसलमैन क्लब में घुसता है और छा को रिपोर्ट देता है कि उसने पता लगाया कि हाकन किम बॉयज प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। छा डिटेल मांगता है और मसलमैन, जिसका नाम अब हमें पता चला कि योंगसू है, एक मिशन जो इम्पॉसिबल लग रहा था, उसमें जिन ने अकेला दुश्मन के कैंप को हिला के रख दिया। मेजर कैंग और उसकी टीम सेफ हो गई, लेकिन दुश्मन अब बदले पे उतार आया है। दूसरी तरफ स्कूल में बेटा बुलीज की ब्रूटल पिटाई ने पूरे गैंग वॉर को जन्म दे दिया और जिन की एक छोटी सी मदद ने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक